संजना की नींद काफी देर बाद जाकर खुली। उसने अलार्म भी नहीं लगाया था और थकान की वजह से उसमें काम करने की हिम्मत भी नहीं थी। फोन की रिंग सुनकर उसकी नींद खुली। नींद भरी आंखों से उसने बेड के पास रखी घड़ी में टाइम चेक किया। घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे। टाइम देखकर वो झटके से उठी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, खास तौर पर कमर के हिस्से में। वैसे तो स्विमिंग जैसी एक्टिविटी हाथ और पैर दोनों पर डिपेंड करती है, लेकिन असल में अपनी कमर को कंट्रोल में रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। पिछले दिन की ज्यादा ट्रेनिंग से वो साफ तौर पर हर्ट हुई थी। संजना ने अपने बैग से मोबाइल निकाला जो लगातार बज रहा था। कॉल उसके बॉस जय सिंघानिया का था। संजना के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, संजना, तुम इस वक्त जहां पर भी हो वहां से जल्दी हो सके तो फौरन मेरे ऑफिस पहुंचो। तुम्हारे नए कोच आ चुके हैं। संजना चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। क्या कहा आपने? नए कोच? जल्दी आओ। ओके ऑल राइट। संजना जल्दी से तैयार होकर क्लब के लिए रवाना हो गई। पिछला दिन उसके लिए बहुत एग्जॉस्टिंग था। उसे ध्यान था कि वो स्कूटी रखने के बाद करंट से टकराई थी, लेकिन उसके बाद वो अपने बेड पर किस तरह पहुंची उसे कुछ याद नहीं। भले ही ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, लेकिन इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की ट्रेनिंग करने से फायदे की जगह नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अच्छा हुआ आज कोच बदल गया था। वैसे वो अचानक से कोच क्यों बदल रहे हैं? क्या यही वजह थी कि मोहिंदर ने उसे इतनी मुश्किल ट्रेनिंग करवाई क्योंकि उसे पता था कि उसकी जगह नया कोच आ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा कुछ सुनने में भी नहीं आया कि कोच बदल रहे हैं। और जिस तरह से मोहिंदर ने बिहेव किया, उसे देखकर नहीं लगा कि वो इतनी जल्दी रिप्लेस हो जाएगा। नया कोच कौन हो सकता है? क्या वो प्रोफेशनल है? संजना ने सोचा। लेकिन चाहे कोई भी रिप्लेस हो, कम से कम मोहिंदर जितना बुरा तो नहीं हो सकता। इस फीलिंग के साथ संजना ने बॉस जय के ऑफिस के दरवाजे को खटखटाया। परमिशन लेने के बाद संजना अंदर आ गई। मिडिल एज का एक आदमी बॉस जय के साथ बात कर रहा था। उस पर एक नजर डालते ही वो उसे पहचान गई। संजना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और वो गहरी सांस भर के बोली, मिस्टर इंद्रजीत सिंह? बॉस जय मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने संजना के पास आकर उसके कंधे थपथपाते हुए कहा, ये संजना है, जाओ और उनसे मिलो। उस मिडिल एज के व्यक्ति ने संजना की तरफ देखा। अब संजना थोड़ी नर्वस हो रही थी। ये इंद्रजीत सिंह थे, नेशनल टीम के पुराने कोच। क्या नए कोच ये हैं? वो ये सोचकर भावुक हो गई। उसने नर्वस होकर कहा, हेलो इंद्रजीत सर। हेलो संजना। इंद्रजीत ने संजना के चेहरे को देखते हुए कहा। उनके चेहरे पर रहस्यमय भाव थे। आज से मैं तुम्हारा कोच हूं। मेरे? संजना के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इंद्रजीत सिंह ने रिटायरमेंट लेते वक्त कहा था कि अगर उन्होंने भविष्य में किसी स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी तो वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट को सिखाएंगे। वो खुश भी थी और हैरान भी। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं क्यों? पर उसके लिए काफी बड़ा सरप्राइज था। क्या वह सपना देख रही थी? इंद्रजीत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारे कॉम्पिटिशन्स देखे हैं। पानी में तुम्हारी स्मूथ एंट्री के साथ टेम्पो पर भी अच्छी पकड़ है। तुम बेहतरीन तरीके से पानी के छींटों को कंट्रोल करते हुए अपनी फ्रीक्वेंसी बनाए रखती हो। उनकी बातें सुनकर संजना नर्वस हो गई। पहली बार उसे पेशेवर मार्गदर्शन मिला था। वो कैसे भावुक न होकर उनकी बात मानती? सिर्फ जिस तेजी से तुम टर्न लेती हो वो जरूरत से ज्यादा धीमी है और तुम्हारा पोस्चर भी ठीक नहीं है। तुम्हें अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। तुम बहुत ही अच्छी स्विमर हो और तुम्हारा टैलेंट बर्बाद नहीं होना चाहिए। इंद्रजीत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब तक तुम खुद ये नहीं सोचती कि तुम्हारी काबिलियत देखकर ही मैंने तुम्हें चुना है। संजना की आंखों में आंसू थे। उसने जल्दी से उनके सामने झुककर कहा, कोच, मैं आज से आप ही से सीखूंगी। कोच को जानने के बाद अगला कदम उसकी ताकत को परखना था। संजना पूल के साइड में बने डाइविंग प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर पूल को देख रही थी।
फिर उसका शरीर तीर की तरह पानी में गिरा और वो मछली जैसे तैरने लगी। इंद्रजीत उसे गौर से देख रहा था। वो समझ गए कि ये बहुत अच्छी तैराकी करती है। क्योंकि वो शुरू से ही एक ही स्टूडेंट को सिखाना चाहते थे, संजना उनके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती थी और वो इस बहाने किसी का एहसान भी चुका सकते थे। जब संजना 50 मीटर के निशाने पर पहुंचकर वापस मुड़ी तो ट्रेनर इंद्रजीत कंफ्यूज हो गए। उसके टर्न लेने में बड़ी समस्या थी। भले ही एक आम आदमी इसमें फर्क ना कर पाए, लेकिन एक अनुभवी कोच को तो एक ही नजर में देखकर बता देना चाहिए था। उसका पहले वाला कोच क्या कर रहा था? किस्मत से संजना ने बेसिक्स बहुत अच्छे से सीखे थे और गलतियों को सुधारने का अभी उनके पास पूरा चांस था। 100 मीटर खत्म करके संजना अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गई। ट्रेनर इंद्रजीत पूल के पास घुटनों के बल बैठकर बोले, जिस पोस्चर में तुम पहले घूमती और पलटती थी वो ठीक नहीं था। क्योंकि तुम ज्यादा पतली हो, तुम्हारे हाथ पैर पतली साइड पर है, तो उसके साथ तुम्हें अपनी ताकत को कंट्रोल करना चाहिए ताकि तुम टर्न लेने के बाद फौरन आगे निकल सको। वो बहुत डिटेल में अपनी बात समझा रहे थे और संजना भी ध्यान से सुन रही थी। उनके कड़े निर्देश सुनकर उसको बहुत प्रेरणा मिली। वक्त जल्दी बीत गया। संजना को करण को स्विमिंग सिखाने जाना था। अगर उसे ट्रेनिंग और करण में से किसी एक को चुनना पड़ता तो वो बेझिझक ट्रेनिंग ही चुनती। जब ट्रेनर इंद्रजीत संजना को फिक्स ट्रेनिंग शेड्यूल देकर वापस आए तो उन्होंने उसे टॉवल लपेटे हुए एक कुर्सी पर बैठे पाया। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आ रहे थे। उन्हें लगा कि शायद वो अपने टर्न के मुद्दे को लेकर परेशान है और अभी ट्रेनिंग करना चाहती है। वो उसके पास आकर बोले, वैसे तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा ट्रेनिंग करके बेहतर हो जाओगी। मुझे पता है कोच, मैं बस थोड़ा आराम कर रही हूँ, संजना घबरा कर बोली, क्योंकि मुझे बाद में एक प्राइवेट कोचिंग देने जाना है। उसे संकोच हो रहा था। उसे लगा शायद कोच इंद्रजीत भी उसे मोहिंदर की तरह डांटेंगे और सोचेंगे कि वो ट्रेनिंग पर ध्यान देने के बजाय पैसे के बारे में सोच रही है। लेकिन उसे देखकर ये आश्चर्य हुआ कि कोच इंद्रजीत बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, अच्छे से सिखाओ। संजना ने चौंक कर कहा, आप नाराज नहीं हैं कोच? कोच इंद्रजीत ने कंफ्यूज होकर पूछा, मैं क्यों नाराज होऊंगा? क्योंकि तुम दूसरों को सिखाने के लिए फीस ले रही हो। एक कंपटीशन लक्ष्य का रूप है और एक लक्ष्य सफलता का रूप होता है। ये वो प्रक्रिया है जिससे कभी खत्म न होने वाले रास्ते पर हर कोई जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन दूसरों को सफल होने में मदद करने के द्वारा तुम खुद को सफलता तक पहुंचा सकते हो। अपनी बात कहकर इंद्रजीत वहां से चले गए। आज उसके कोच ने उसे बताया कि उसके पलटने की तकनीक काफी लंबे वक्त से एक जैसी थी। इसे वो एकदम से नहीं बदल सकती थी। उसे इसमें सफल होने के लिए वक्त की जरूरत थी। उसने सोचा, क्या ये समस्या बिल्कुल करण के वाटर वर्टिगो जैसी नहीं है? अगर वो करण को वाटर वर्टिगो से उबरने में मदद कर सके तो वो करण की व्यक्तिगत सफलता के साथ साथ उसकी भी सफलता होगी। अचानक करण को कोचिंग देने का विचार उसे इतना बुरा नहीं लग रहा था। इसके अलावा क्या उसने नीना ग्रोवर से वादा नहीं किया था कि वो करण को वाटर वर्टिगो से उबरने में अच्छे से मदद करेगी? अचानक से संजना को बहुत अच्छा महसूस होने लगा। आखिरकार उसे अंधेरे में रोशनी दिखाई दे रही थी। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि वो करण का वाटर वर्टिगो ठीक करने में कामयाब हो जाएगी। संजना पिछली 2 बार की तरह अनिच्छुक नहीं थी। आज उसका मूड खास तौर से अच्छा था और उसने ट्रेनिंग हॉल के सामने वाली दुकान से 2 चॉकलेट्स भी खरीदी। ट्रेनिंग हॉल में करण पहले की ही तरफ बिना कपड़े चेंज किए बीच चेयर पर बैठा हुआ था, लेकिन आज वो बैठे बैठे फोन पर कुछ कर रहा था। उसके एक्सप्रेशंस अभी भी पहले जैसे ही अजीब थे। ट्रेनिंग हॉल में मौजूद स्टाफ उससे दूर रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी अपने हाथ में चॉकलेट लिए संजना अंदर आई। करण ने तिरछी नजरों से उसे देखा और फिर अपने फोन में लग गया।
संजना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उससे दोबारा पहले जैसा ही बर्ताव किया गया है। उसने चुपके से अपने होठों को दबाते हुए करण के पास बैठकर एक चॉकलेट अपने मुंह में रखते हुए दूसरी चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ा दी। करण ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे मीठी सी कुछ चीज अपने होठों को छूती हुई सी महसूस हुई। जैसे ही उसे समझ में आया कि ये क्या है, उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा। क्या कर रही हो तुम? वो संजना को डांट कर उसे चॉकलेट अपने मुंह से हटाने के लिए बोलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, संजना ने आधी से ज्यादा चॉकलेट उसके मुंह में डाल दी। चॉकलेट का मीठा टेस्ट उसके पूरे मुंह में फैल गया और उसी टाइम करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बाकी बची हुई चॉकलेट संजना के हाथ से छीनकर उसे साइड में रखी कॉफी टेबल पर फेंकते हुए कहा, तुम्हें मुझे खिलाने की परमिशन किसने दी? उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। डर के मारे स्टाफ ने ये सोचकर कि इस सब में कहीं वो किसी तरह से फंस न जाए, वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। लेकिन संजना को बिल्कुल भी डर नहीं लगा और वो खुशी से मुस्कुराते हुए करण से बोली, स्विमिंग से पहले मीठा खाने से तुम्हारा शुगर लेवल स्टेबल होगा, जिससे तुम्हारी बॉडी अच्छी कंडीशन में रहेगी और तुम एक मछली की तरह तैर पाओगे। मिसेस ग्रोवर ने कहा था कि उसे मनाना पड़ेगा और इसीलिए वो उसे एक छोटा सा स्टूडेंट समझकर, जो कभी भी नॉर्मल नहीं रहता है, मनाने की कोशिश करेगी। करण को इतने सालों से जानने की वजह से संजना को उसके गुस्से के बारे में पता था। उसे सच में मनाने के लिए संजना को ऐसा ही बर्ताव करते रहना था। आखिर पहले भी तो ऐसा करके उसने करण के दिल में जगह बनाई थी। संजना को मुस्कुराते हुए देख करण गुस्से से आग बबूला होते हुए खड़ा हुआ और बोला, किसने कहा कि मैं पानी में जाने वाला हूं? अगर तुम पानी में नहीं जाओगे तो तैरना कैसे सीखोगे? संजना ने सवाल से ही उसके सवाल का जवाब दिया। इससे पहले कि करण कोई जवाब देता, संजना ने फिर से बोला, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सीखना नहीं चाहते? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी माँ ने साइन किया था, इसीलिए तुम्हें सिर्फ यहाँ आकर अपनी शक्ल ही दिखानी थी। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बचकाना सा बर्ताव है? मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हें सीखना चाहिए। स्विमिंग अपने आप को बचाने का एक तरीका है। किसे पता किसी दिन कोई बाढ़ या सुनामी आ जाए और तुम अपने आप को बचा पाओ। करण ने संजना की तरफ व्यंग भरी नजरों से देखते हुए कहा, आज तक तो कोई बाढ़ या सुनामी आई नहीं। मैं तो तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूं, लेकिन मतलब अभी भी यही है कि स्विमिंग सीखना अच्छा है, संजना ने हकीकत बताने के अंदाज से कहा। करण ने संजना की बात पर आपत्ति दिखाने की अंदाज में उसे कहा। ये देखकर कि मनाने से काम नहीं चलेगा, संजना ने अपनी आंखें घुमाते हुए, कितने अड़ियल हो तुम। मुझे लगता है तुम पानी में जाने से इसीलिए मना कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी पर बहुत फैट है और तुम्हें डर है कि इसे देखकर दूसरे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ठीक कहा ना मैंने? मेरी बॉडी में फैट है या मसल्स, क्या इसके बारे में तुमसे बेहतर कोई और जानता है? क्या तुम दोबारा ट्राई करना चाहोगी? करण ने और भी बुरी तरह से संजना को घूरते हुए कहा। संजना को गले में ठसका सा लगा। करण ने पहले भी उससे यही सवाल किया था कि क्या वो ट्राई करना चाहती है। उसकी मसल्स कितनी सॉलिड है, उसके लिए प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका उसके साथ एक रात बिताना था। संजना का छोटा सा चेहरा लाल हो गया और उसकी आवाज तेज, ये क्या कह रहे हो तुम? करण के चेहरे पर इंटेंस लुक देखकर संजना और ज्यादा शर्माने लगी। अतीत में संजना ने करण को हमेशा शावर लेने के बाद कई बार सिर्फ टॉवल में ही देखा था। उसकी बॉडी वेल बिल्ड थी। कपड़े उतारने के बाद वो हमेशा उसे थोड़ा अनईजी महसूस करवाता, फिर भी वो उसके मोहक चेहरे को देखकर उसकी तरफ खींची चली जाती थी। संजना ने अपनी भावनाओं को काबू करते हुए कहा, बताओ फिर तुम पानी में जाने का क्या लोगे? करण चुपचाप उसे देखता रहा। संजना गहरी सांस भर के बोली, करण, शायद तुम्हें लगता होगा कि तुम स्विमिंग सीखो या ना सीखो, क्योंकि तुम मुझे फीस दे रहे हो इसलिए मैं यहाँ आती रहूंगी। या शायद तुम सोचते हो कि चाहे जो हो जाए तुम पानी में नहीं जाओगे और ना ही तुम स्विमिंग सीखना चाहते हो। अगर ये बात है तो प्लीज अपनी माँ को बता दो तो अच्छा है। मेरा सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है और मुझे अपनी ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान देना है।
इसीलिए अब से हम एक दूसरे का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। वो करण को अच्छे से सिखाने का फैसला करके आई थी ताकि करण के साथ साथ वो भी सफल हो सके। लेकिन वो पीछे हट रहा था और वो उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। करण पर कुछ असर नहीं हो रहा था और जब संजना सोच रही थी कि शायद इस बार भी वो पूरे टाइम चुप बैठा रहेगा, तब वो बोला, मेरे पास स्विमिंग शॉर्ट्स नहीं है। संजना की आंखें चमक उठी और बोली, मैं तुम्हारे लिए खरीद सकती हूँ। एक आदमी के लिए स्विमिंग का सामान खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें सिर्फ चश्मा और शॉर्ट्स ही होते हैं। वो ये सब वाटर क्लब के स्टोर से खरीद सकती है और इसमें कुछ मिनटों से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो दौड़ कर गई और जल्दी से जाकर स्टोर से सामान खरीद लाई। अपने सामने रखे सामान को देखकर करण ने रूखे अंदाज में पूछा, ये सब क्या है? संजना बोली, शॉर्ट्स। ओ गॉड, इस पे बस थोड़े से फूल ही तो बने हैं, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? उसने शॉर्ट्स उठाए और कहा, तुम रुको, मैं अभी इसे बदलवा के लाती हूं। एक बार फिर संजना वापस दौड़ी। इस बार वो काले रंग के शॉर्ट्स लाई। उसकी समझ के हिसाब से करण को इन्हें पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट्स आने के बाद भी करण अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहा, जैसे कपड़े बदलकर पानी में जाने का कोई इरादा ना हो। अब संजना को गुस्सा आने लगा। करण ने संजना के चेहरे के भाव समझते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि शॉर्ट्स खरीदने के बाद मैं उन्हें पहनूंगा। संजना ने सोचा, तुम मजाक कर रहे हो ना, है ना? इस वक्त वो कुर्सी उठाकर उसके मुंह पर मारना चाहती थी, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके मन में दोहराया, उसे मनाओ, उसे मनाओ, उसे मनाओ। उसने बहुत सावधानी से पूछा, तो बताओ तुम पानी में कैसे जाओगे? देखेंगे। इतना कहकर वो अपने फोन में बिजी हो गया। संजना उसे गौर से देखती रही, जैसे उसके मन की बात जानने की कोशिश कर रही हो। करण ने उसे कैजुअली देखा और पानी का गिलास उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसका गिलास खाली था। उसने आसपास नजर डाली ताकि किसी स्टाफ मेंबर से पानी मंगवा सके, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी नजर संजना पर पड़ी और उसने उसे पानी लाने का इशारा किया। उसे बॉस की तरह बिहेव करता देख संजना को मन ही मन बहुत गुस्सा आया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, फाइन, मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकती हूँ और मैं तुम्हें पानी में जाने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम्हारे लिए पानी लाती हूं तो तुम्हें पूल के किनारे खड़े होकर पानी को देखना होगा। ये सुनते ही करण के चेहरे पर घबराहट नजर आई। संजना ने समझाया, तुम्हें पानी से डर लगता है, इसीलिए तुम पानी में जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम पानी को देखते रहोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि पानी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे देखकर सुकून मिलता है। करण ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाकर संजना को देखा, जो आंखों में खुशी की चमक लिए बहुत रिफ्रेशिंग लग रही थी। बिना कुछ हिंट दिए उसने संजना के हाथों पर नजर डाली। वो उसे जानती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसे ना जानता हो? वो देखना चाहता था कि संजना क्या करने की कोशिश कर रही है। करण खड़ा हुआ था और पानी देखने के लिए पूल की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो पूल पर झुका, संजना जो उसके पीछे खड़ी थी मुस्कुराई। अचानक उसने करण को पानी में धक्का दे दिया। पूल में उसने बाहर आने के लिए संघर्ष किया। किनारे पर पानी कम था और करण की कदकाठी अच्छी थी। उसे पानी में खड़े होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। हालांकि वो पानी में थोड़ी देर ही था, लेकिन अभी भी वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। करण को पानी में देखकर संजना के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई, लेकिन जब उसने देखा कि करण अभी तक पानी से बाहर नहीं आया, तो उसके चेहरे की शरारती मुस्कान चिंता और मासूमियत के भाव में बदल गई। करण साइड बार्स पकड़कर पूल से बाहर आ गया। उसे देखकर संजना डर के मारे उसे एक्सप्लेन करने के लिए दौड़ी। टेस्ट, ये सिर्फ एक टेस्ट था। करण पूरा भीगा हुआ था। वो जल्दी जल्दी चलता हुआ संजना की तरफ बढ़ा, जिसे देखकर संजना पीछे हटने लगी। करण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, संजना वैसे वैसे पीछे होती जा रही थी। उसने पीछे पलटकर देखा, अब उसके पीछे हटने के लिए बिल्कुल जगह नहीं बची थी। उसने पूरी ईमानदारी से माफी मांगते हुए कहा, मुझे पता है
मुझे तुम्हें ऐसा धक्का नहीं देना चाहिए था। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें पानी से डर लगता है और तुम पूल में जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए मैंने सोचा ऐसा करने से तुम्हें एहसास होगा कि पानी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। संजना दीवार के सहारे खड़ी हो गई और आगे कुछ नहीं कह पाई। करण उसके बहुत करीब खड़ा हुआ था। संजना ने साइड से निकलने की कोशिश की तो करण ने दीवार पर हाथ रखकर उसका रास्ता रोक लिया था। संजना सिर्फ वहीं खड़े रहकर करण को हैरत से देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकी। संजना ने बेमन से हंसते हुए कहा, भले ही मैंने गलत किया, वो तुम्हारी भलाई के लिए था। थोड़ी देर पानी में रहने के बाद भी तुम बिल्कुल ठीक हो, है ना? इसीलिए तुम्हें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं। मैंने जो किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया। करण ने संजना पर हावी होकर उस पर अपना दबदबा बनाए रखते हुए ऐसे ही संजना को दीवार और अपने बीच में पूरी तरह से कैद करके रखा। उनके बीच का तनाव चंचलता में बदल गया। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। अगर संजना थोड़ा सा सिर ऊपर उठाए तो शायद उसके होंठ करण से छू जाएं। उसकी गर्म सांसें एक दूसरे पर गहरा असर डाल रही थी। संजना को अचानक महसूस हुआ कि घबराहट और बेचैनी में उसका दिल पहले से भी ज्यादा तेज धड़क रहा है। वो हड़बड़ा कर बोली, अगर तुमको लगता है कि मैंने तुम्हें नाराज किया है तो तुम भी मुझे पानी में धक्का दे सकते हो, ठीक है? उसकी बात खत्म होने से पहले करण एक बार फिर उस पर दबदबा बनाते हुए उस पर झुका, जिससे संजना का पूरा शरीर कड़ा हो गया। करण के होठों को पास आता देखकर उसकी आंखें बेकाबू होकर बंद हो गई। इससे पहले कि वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेरती, करण ने धीरे से अपना मुंह घुमा लिया। अगले ही पल उसकी सांस संजना के कानों के करीब सुनाई दी। संजना तुरंत चौंक गई और उसका गला सूख गया। इससे पहले कि वो वहां से हट पाती, करण ने धीमे से उसके कान में कहा, पानी में जाऊं, है ना? तुम इसके लिए पछताओगी। जैसे ही करण की गर्म सांस उसके कानों को छुई, उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। करण के आखिरी शब्द किसी धमकी से कम नहीं थे। उसके जाने के बाद भी संजना मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। उसका दिल घबरा रहा था। उसने आंखें बंद करके खुद को संभाला और मन ही मन सोचा कि सब ठीक है, लेकिन उसकी टाइट बंद मुट्ठी से पता चल रहा था कि उसकी क्या हालत है। वाटर क्यूब से निकलने के बाद संजना घर जाने के बजाय हॉस्पिटल पहुंची। वैसे तो वो हॉस्पिटल शहर से बाहर था, लेकिन आसपास पहाड़ और समंदर होने की वजह से वहां का वातावरण बहुत अच्छा था। रिसेप्शन पर एंट्री करने के बाद संजना लिफ्ट से 5वें फ्लोर पर पहुंची। फ्लोर के आखिर में छोटा सा कमरा था, जिसमें एक बेड पर एक कमजोर सी दिखने वाली महिला लेटी हुई थी। उसके काले बाल अच्छे से बंधे हुए थे। उसकी त्वचा पीली थी, जिसे देखकर लगता था कि शायद उसे खून की कमी है। आंखें बंद होने के बावजूद उसके चेहरे पर सुकून था। संजना ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, दीदी, मैं आपसे मिलने आई हूं। उस कमरे में इतनी शांति थी कि हाथ में लगी ड्रिप की आवाज भी साफ सुनाई दे जाए। आपकी तबीयत कैसी है दीदी? संजना अपनी बहन का हाथ थाम कर बोली। क्या आप नाराज हो क्योंकि मैं चैंपियनशिप जीतने के बाद आपसे मिलने नहीं पहुंची? बहुत सारी चीजें चल रही थी। मैं वापस करण से मिली, उसी ने मुझे ट्रॉफी दी थी। धीरे धीरे संजना ने अपनी बहन को सारी बातें बताई जो बेड पर सो रही थी। मैं उसे अच्छे से स्विमिंग सिखाना चाहती हूँ ताकि वो वाटर वर्टिगो से उबर सके। दीदी, क्या आपको लगता है मैं सही कर रही हूँ? इतने में दरवाजा खोलकर डॉक्टर अंदर आई। संजना फौरन उठी और मुस्कुराकर बोली, हाय डॉक्टर कश्यप। ओह संजना, तुम फिर अपनी बहन को देखने आई हो? डॉक्टर मीरा कश्यप संजना की बहन पर कुछ टेस्ट करने की तैयारी कर रही थी। संजना को चिंतित देखकर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, ये बस एक रूटीन चेक है, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। संजना मुस्कुराई। डॉक्टर मीरा,
जिस ऑपरेशन के बारे में आपने पहले बताया था, क्या वो अब भी होने वाला है? वो ऑपरेशन, डॉक्टर मीरा ने थोड़ा रुक कर कहा, उस ऑपरेशन की फीस बहुत ज्यादा है, सब कुछ मिलाकर 6 लाख लगेंगे। संजना बोली, मैंने ऑपरेशन फीस का इंतजाम कर लिया है, बस अभी ये जानना जरूरी है कि आपके हिसाब से मेरी बहन की तबीयत कैसी है और हम कब ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर मीरा ने कहा, ऑपरेशन सफल होने का सिर्फ 50% चांस है। संजना ने पूरे निश्चय के साथ कहा, अगर इससे मेरी बहन कोमा से बाहर आ सकती है तो मैं ये मौका नहीं खोना चाहूंगी। 50% की जगह अगर 1% भी चांस हो तो भी संजना ये मौका नहीं खोना चाहेगी। 7 साल गुजर चुके थे। सिर्फ भगवान जानता है कि उसने अपनी बहन के कोमा से बाहर आने के लिए कितनी मिन्नतें मांगी है। उसे याद है, उसके माँ बाप दोनों बहुत बिजी रहते थे और उन्होंने उसकी देखभाल बड़ी बहन के हाथों में सौंप रखी थी। उसकी बहन उससे 4 साल बड़ी थी और कम उम्र से ही बहुत समझदार थी। वो बहुत शांत और शर्मीले नेचर के होने के साथ साथ बहुत स्मार्ट भी थी। संजना के लिए बचपन से ही वो सब कुछ थी। अगर उसे कहानी सुननी होती तो चाहे जो भी हो वो उसे कहानी सुनाती। अगर उसे कोई पकवान खाना होता तो हर हाल में उसकी बहन उसके लिए पकवान खरीद कर लाती। अगर वो कोई गलती करती तो उसकी बहन सारा ब्लेम अपने ऊपर लेती थी। अगर उसे कोई परेशान करता तो उसकी बहन उसे पीट देती। हर हाल में उसकी बड़ी बहन उसके साथ रहती थी। जब तक उसकी बहन की शादी और बच्चे नहीं हुए थे तब तक उसे लगा था कि ये वक्त हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन किसने सोचा था कि एक दिन अचानक उसकी बहन यूं जिंदा लाश में बदल जाएगी। जब तक संजना हॉस्पिटल से घर पहुंची रात के 9 बज चुके थे। पिछले 2 दिनों की तरह ही संजना अपने अपार्टमेंट के नीचे एक बार फिर करंट से टकराई। वो इस समय उदास थी। चाहे वो शाम के 5-6 बजे घर वापस आए या रात के 11-12 बजे, वो हर बार करंट से टकरा रही थी। लेकिन अभी रात के 8-9 बजे भी वो करंट से कैसे टकरा रही है? क्या ये इतना बड़ा इत्तेफाक था? उसकी समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन तभी उसने देखा कि करण की कार से उतरने वाला शख्स उसका दोस्त युग है। युग किसी वजह से परेशान दिख रहा था। चाबियों के गुच्छों को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए वो बिल्कुल लापरवाह दिख रहा था। जब उसने संजना को देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आए जो एक तुरंत चंचल मुस्कान में बदल गए, जैसे शिकारी ने अपने शिकार को देख लिया हो। संजना उसे देखकर एक पल के लिए चौंक गई। जब उसने युग को अपनी तरफ आते देखा तो वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगी। वो इस कैसेनोवा के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी जो फ्लावर टी का शौकीन हो। लेकिन युग उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। उसके पास आकर वो मुस्कुराए जा रहा था। अरे संजना, तुम भी यहीं रहती हो? अपनी बात कहकर जैसे उसे कुछ याद आया हो, वो एक जानी पहचानी सी स्माइल दिखाते हुए बोला, नॉट बैड, तुम लोग तो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो, है ना? करण लड़की पटाने में सचमुच बहुत तेज है। लगता है तुम दोनों ऐसे ही साथ रहने लगे होंगे। संजना ये सुनते ही समझ गई कि वो कुछ गंदा सोच रहा है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कौन साथ रह रहा है? प्लीज कुछ भी मत सोचो। मैं 11वें फ्लोर पर रहती हूँ, करण 12वें फ्लोर पर रहता है। कितना बड़ा इत्तेफाक है, युग ने आश्चर्य के भाव दिखाते हुए कहा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि युग को उसकी बात पर यकीन था या नहीं। बस वो उससे दूर रहना चाहती थी। लेकिन युग इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ने वाला था। वो भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में आ गया। जब युग ने संजना को 11वें फ्लोर का बटन दबाते हुए देखा तो धीरे से फुसफुसाया, लगता है तुम सचमुच 11वें फ्लोर पर रहती हो। लेकिन सच में तुम दोनों के बीच कमाल का लगाव है। संजना ने उसको अनदेखा करने का फैसला किया।
लेकिन युग बात बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो संजना, करण के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? संजना को जब थोड़ी देर तक उसका सवाल समझ नहीं आया तो उसने युग को वार्निंग लुक देते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? युग मासूमियत से बोला, प्लीज मुझे इस तरह मत देखो जैसे मैं कोई किडनैपर हूं और मैं तुम्हें किडनैप करने आया हूं। उसने ये बोलते हुए अपने सर की तरफ हाथ बढ़ाया। संजना ने कंफ्यूज होकर उसका हाथ छिटक दिया। युग बिल्कुल नाराज नहीं था और वो उससे पूछता रहा, वेल देन, क्या तुम्हें पुराना वाला करण पसंद है, मतलब करण ग्रोवर? ये सवाल सुनकर संजना घबरा गई और जोर से बोली, यहां उसे कौन पसंद कर रहा है? संजना का रिएक्शन अजीब था। युग ने कंफ्यूजन में उसे गौर से देखा। अचानक उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। ये देखकर संजना को बहुत गुस्सा आया और उसकी शर्मिंदगी नाराजगी में बदल गई। मिस्टर युग, प्लीज अंदाजा लगाना बंद कीजिए। युग ने जुबान निकालकर उसे चिढ़ाया और छेड़ते हुए कहा, वैसे मुझ पे इतना भड़कने की क्या वजह है? मैंने तो बस यही पूछा कि तुम्हें वो पसंद है या नहीं। ऐसा तो नहीं। संजना ने उसे घूर के देखा। कौन भड़क रहा है? कौन गुस्सा कर रहा है? युग ने अपने कंधे उचकाकर कहा, जैसी तुम अभी दिख रही हो, क्या तुम घबराई हुई नहीं हो? तुम किसी शेरनी से कम नहीं हो। हा 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 हा। युग की हंसी सुनकर संजना को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हैरी पॉटर वोल्डेमॉर्ट का सामना कर रहा है। उसे अजीब महसूस हो रहा था। वो चुप रही। किस्मत से लिफ्ट 11वें फ्लोर पर पहुंच गई। बिना 1 मिनट गवाए वो वहां से भाग निकली और उसे पीछे से युग की आवाज सुनाई दी, अगर तुम्हें करण पसंद है तो तुम मेरी मदद ले सकती हो। उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं उसे पटाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कौन पटाना चाहता है उसे? संजना ने कठोर शब्दों में पूछा। वैसे भी युग जानबूझकर उसे छेड़ रहा था, लेकिन बेशक उसे समझ आ रहा था कि दोनों के बीच कुछ पनप रहा है। तुम, ऑफ कोर्स। वैसे पुराना करण कहा जाए तो बहुत बोरिंग और बेरुखा है, जिसे दिन भर हंसते रहना पसंद नहीं। अतीत में जब वो किसी से प्यार करता था तब भी मैंने उसे इतना खुश नहीं देखा। मुझे लगता है या तो वो बेरुखे रहने की एक्टिंग कर रहा है या उसे हंसने से नफरत है, या शायद उसे हंसना ही नहीं आता। तुम लोगों के मिलने के बाद तुम्हें मुझे चुपके से बताना चाहिए, ठीक है? मुझे बताना कि वो लव मेकिंग करते हुए कैसा दिखता है। हा हा हा। संजना का मन हुआ वो अपना बैग युग के सिर पर दे मारे, जो हंस हंस के पागल हुआ जा रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि लिफ्ट का दरवाजा तब तक बंद हो चुका था। फॉरगेट इट। उस जैसे इंसान को कुछ भी समझाना बेकार है, संजना ने सोचा। ऐसा नहीं है कि उसने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया कि उसे करण पसंद नहीं है, लेकिन ये लड़का इस बात के पीछे ही पड़ गया था कि वो करण को पटाने की कोशिश कर रही है। उसने सोचा, क्या सच में युग बस उसे छेड़ रहा था, या वो उसके और करण की पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सच जानता हो और उसे जानबूझकर बुरा महसूस करवाने की कोशिश कर रहा हो। युग करण के घर का दरवाजा खटखटाने तक हंसता रहा, यहां तक कि वो उसके बाद भी हंस रहा था। 2 दिन बाद हम मिले हैं, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया, खड़ूस करण? जिस पल करण ने देखा कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, उसी पल उसने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन युग ने फौरन धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर आ गया। होली शिट, ये कौन सा तरीका है उस इंसान का वेलकम करने का जो तुम्हारी कार वापस लेकर आया है? उफ, यू आर सो हार्टलेस। तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हारी कार वापस लाया और मुझे एक टाइट झप्पी देने के बजाय तू मुझे दरवाजे से बाहर धकेलना चाहता है। युग अंदर आकर सोफे पर आराम से बैठ गया। करण उसे इग्नोर करके चुपचाप अपना डिनर करने लगा। युग ने उसे तीखी नजरों से देखते हुए कहा, तुम कहाँ थे? इतना लेट डिनर क्यों कर रहे हो? करण ने ऐसे बिहेव किया जैसे युग वहां पर हो ही नहीं। वो चुप था। युग एकदम से सीधे बैठ गया और उसके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट आ गई। करण, गेस करो मैं बाहर किससे टकराया? एक पल के लिए करण चौंका, लेकिन युग ने उसके रिएक्शन को अनदेखा कर दिया। वो कुछ नहीं बोला। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
ऐसी बात है तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। युग ने भी जानबूझकर अंधेरे में तीर छोड़ा। उसे लगा था कि उसके लिए अपनी उत्सुकता रोकना मुश्किल होगा, लेकिन किसे पता था कि करण कुछ जानने की कोशिश किए बिना चुपचाप अपना डिनर खाता रहेगा। आखिरकार युग अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और करण के विपरीत जाकर बैठ गया। सच में तुम नीचे के फ्लोर पर रहने वाली संजना में इंटरेस्टेड नहीं हो? भले ही करण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी गहरे इमोशनलेस आंखों से युग की तरफ देखा। युग लगातार बोलता जा रहा था, तुम सच में एक आदमी होने का फायदा नहीं उठा रहे हो। जो काबिलियत भगवान ने तुम्हें दी है उसे बर्बाद मत करो। तुम्हें सच में एक औरत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लड़कियां रेड वाइन की तरह होती है, जितनी क्लासी होगी उतना उसका फ्लेवर अच्छा होगा। हर औरत अलग होती है और एक नई पुरानी रेड वाइन की तरह उनका भी आकर्षण अलग अलग होता है। बताओ, तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड किस टाइप की थी? तुम लोग अपने रिश्ते में कितना आगे बढ़े थे? मुझे याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे अलग हो और तुम्हारा फर्स्ट टाइम तुम्हारी वेडिंग नाइट में ही होगा। तुमने लगभग 2 साल उसे डेट किया और तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुम उसे डेटिंग कहते हो तो ये सुनकर लोग तुम पर हंसेंगे। जैसे ही हंसते हुए उसकी नजर करण पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव देखकर वो तुरंत चुप हो गया और आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। करण ने युग को घूर कर देखते हुए कहा, क्या कुछ और बात करनी है? ये उसका किसी को भगाने का तरीका है। युग अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़ा हुआ। अब तुम मुझसे इतना नाराज क्यों दिख रहे हो? जिस तरह से तुम रह रहे हो, क्या तुम अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर रहे हो? मुझे जल्दी जाकर नीचे वाले फ्लोर पर संजना के पीछे जाना है और उसे अपनी बाहों में लेना है, क्योंकि तुम बहुत फ्री हो। तुम्हारी छुट्टियां अभी से खत्म होती है। करण ने बिना युग की तरफ देखे कमांडिंग टोन में कहा। युग को झटका लगा। फाइन, तुम जीते। इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। थोड़ी देर पहले मैंने संजना को कहते हुए सुना था कि उसे तुम पसंद हो। मैं तुम्हें ये बात तुम्हारे फायदे के लिए याद दिलाना चाहता था, लेकिन ठीक है, तुम चाहो तो ऐसे ही कुंवारे रहो। युग के कहे आखिरी शब्दों में थोड़ी सच्चाई थी, लेकिन ऑफ कोर्स संजना को यही नहीं पता, ना ही वो गैस कर पाती कि युग ने करण से ऐसा कुछ कहा होगा। अगले दिन वो एज यूजुअल वाटर क्यूब गई। जब वो कपड़े चेंज करके वापस आई तो देखा कि करण भी स्विमिंग शॉर्ट्स पहने हुए था, जो उसने कल खरीदे थे। इसकी कदकाठी इतनी खूबसूरत थी कि वो 2 साल पहले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। संजना ने करण के पास आकर बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में कहा, आज तुम्हारे पानी में उतरने का पहला लेसन है। हम बेसिक स्ट्रोक्स के साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि तुम अलग हो, हम शुरू करेंगे। संजना की बात खत्म होने का इंतजार किए बगैर करण पूल की तरफ चल पड़ा। संजना का मुंह खुला का खुला रह गया था और उसने सोचा, ये पिछले कुछ दिनों से तो पानी में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था, आज इसे इतनी जल्दी क्यों है? तुमको पानी में चलने पर थोड़ी परेशानी होगी। तुम पहले धीमे होकर अपना बैलेंस कंट्रोल कर सकते हो। शायद पेरीमीटर के चारों तरफ एक चक्कर लगाओ। भले ही संजना ने करण को पानी में कल धक्का दिए हो, लेकिन उसे अभी भी डर था कि अगर वो पानी में ऐसे घुसा तो कहीं लड़खड़ा कर गिर ना जाए। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, करण पानी में उतरकर एक कदम ले चुका था। संजना ने उसे जल्दबाजी करने को नहीं कहा। वो भी पानी में उतर गई, लेकिन करण से दूरी बनाए रखी। अगर तुम पानी में चलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तुम पूल की साइड में सहारा लेकर खड़े रहो और पानी को महसूस करो। ये सोचना जैसे तुम बाथटब में हो। करण अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, बल्कि वो शैतानी निगाहों से उसे देख रहा था। संजना ने उसकी आंखों में प्यार के एहसास को देखा नहीं और पूछा, क्या हुआ? क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? क्या तुम्हें पसीना आ रहा है? क्या तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं? करण चुपचाप सुनता रहा। उसे वाटर वर्टिगो था, जिसकी वजह से उसे पानी में पूरी तरह से डूबने का डर लगता था और वो पूरी तरह से कमजोर महसूस करता था। और फिर भी संजना को देखकर, जो उसके सामने खड़ी उसके लिए चिंतित है, उसे अब पानी से कोई डर नहीं था।
फिर भी उसने कहा, घुटन हो रही है। संजना मुस्कुराई। पानी का प्रेशर सीने पे लगता है, इसीलिए तुमको घुटन होना नॉर्मल है। तुम्हें धीरे धीरे सांस लेनी होगी। सांस लो और धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। डरो मत। करण चुपचाप उसे ऐसे ही देखता रहा। उसकी इंटेंस नजरों से शर्मा कर संजना बोली, शायद हम फ्लोटिंग ट्राई कर सकते हैं। उसने किसी थ्योरी के बारे में बताते हुए फ्लोट करने का तरीका समझाया, लेकिन फिर भी करण बिल्कुल नहीं हिला। संजना ने हाथ हिलाकर उसे ट्राई करने का इशारा किया। मन ही मन उसे लगा कि करण का वाटर वर्टिगो बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन इसके साथ ही वाटर वर्टिगो का संबंध शायद किसी के पानी देखते ही बेहोश हो जाने से ना हो। वो पानी में थोड़ी देर तक रहने के बाद बेहोशी जैसा महसूस कर सकते हैं। करण बिना हिले उसे गहरी नजरों से देखता रहा। अगर तुम मुझे थामोगी नहीं तो मैं फ्लोट कैसे करूंगा? संजना को अभी भी समझ नहीं आया। तुम्हें थामूंगी? करण के होठों पर शैतानी भरी मुस्कान आ गई। क्या कोच को अपने स्टूडेंट को पकड़कर फ्लोट कराना नहीं सिखाना चाहिए? संजना ये सुनकर दंग रह गई। वो फाइनली समझ गई थी कि करण ने पिछले दिन क्यों कहा था, पानी में जाऊं, है ना? तुम इसके लिए पछताओगी।